तो सम्मा संबुद्धास्य। बुद्ध वचन श्रृंखला 8 के अंतर्गत आज पुनः चर्चा करेंगे पारिवारिक क्लेश पर। पारिवारिक क्लेश मनुष्य जीवन की वह प्रारंभिक इकाई है जहाँ पर मनुष्य का सृजन होता है। जीवन के वे क्षण जब व्यक्ति बचपन से लेकर किशोरावस्था तक आते आते जैसे माहौल में रहता है उसके संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह बात बुद्धिजीवियों से छिपी नहीं है। मैं उन्हीं बातों को फिर से कह रहा हूँ। यदि किसी का जीवन अभाव में गुजरा है तो वो अपने संपूर्ण जीवन में उस अभाव को दूर करने का प्रयास करता रहेगा। ये प्रयास कई बार प्रतिशोध की सीमा तक पहुंच जाते हैं तो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसी प्रकार यदि बचपन बहुत ही आतंकी माहौल में गुजरा हो तो संपूर्ण जीवन पर उसकी छाप रहती है। आतंकी माहौल में गुजरे जीवन की छाप भी दो प्रकार से सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालती है। जब ये प्रतिशोध की सीमा तक पहुंच जाती है तब ये समाज के लिए अत्यंत दुखकारी होती है। दूसरी तरफ चित्त कई बार इसको दूसरे रूप में धारण कर लेता है कि मैंने अपने जीवन में जो कष्ट और आतंक सहा है, सत्ता के शिखर पर पहुंचने पर अथवा शक्ति प्राप्त होने पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब परिवार की स्थापना होती है तो स्त्री और पुरुष दो अलग अलग परिवारों से सामान्यतः आते हैं, जिनके
संस्कार आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना कष्टकर होता है, इसलिए सामान्य विवाद हो जाना स्वाभाविक है। किंतु जब इस एकल परिवार के समकक्षी परिवार इस परिवार में टूटन पैदा करते हैं तो स्थिति अत्यंत भयावह हो जाती है। ये समकक्षी परिवार सामान्यतः उस स्त्री पुरुष के माँ बाप के परिवार होते हैं, भाई अथवा बहन के परिवार होते हैं, साली सराज के परिवार हुआ करते हैं, जो इस परिवार को सुदृढ़ बनाने की बजाय उनमें नाना प्रकार के कलेश उत्पन्न करने का मौका ढूंढते रहते हैं। ऐसी दशा में आगे का जीवन तो चलता है, किंतु पति पत्नी के बीच सदैव ही तनाव बना रहता है। ये तनाव उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चों पर पड़ता है। ये हमारी चर्चा का मूल विषय है। वह बच्चा जो अभी अभी परिवार में उत्पन्न हुआ है, उसको जिस प्रकार का माहौल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन पर छाप रहती है। चाची चाचा से, दादी दादा से, मामी मामा से, मौसा मौसी से या पड़ोसियों से जिस प्रकार का प्रेम अथवा तिरस्कार वह पाता है, वो अपने जीवन में धारण करता है। अगर वह प्रेमपूर्ण माहौल पाता है तो अपनी किशोरावस्था, युवावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था तक वह उसको ही प्रचार प्रसार करता रहता है। किंतु जब ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतिस्पर्धावादी हो जाता है तो समाज के लिए अत्यंत ही कलेश उत्पन्न करता है। संक्षेप में इस बात को कहने के लिए कुछ मोटे मोटे उदाहरण उठा लेना आवश्यक है। हम सब ने हिटलर का नाम सुना है। हिटलर की बायोग्राफी देखेंगे तो आपको पता लगेगा हिटलर के पिता उसको अत्यधिक पीटा करते थे। उसका परिणाम यह हुआ, हिटलर अत्यधिक प्रतिस्पर्धावादी हो गया और वो सत्ता के शिखर तक पहुंचा और उसने पूरे विश्व में आतंक ही आतंक मचाया। अन्य इसी तरह के उदाहरण यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिनका बचपन प्रेमपूर्ण माहौल में नहीं गुजरा, वो समाज में प्रेम नहीं बांटते, और जब प्रेम नहीं बांटते तो पूरे वो सामाजिक स्ट्रक्चर को विकृत कर देते हैं। मनुष्य इस धरती पर प्रेम करने के लिए आया है, प्रेमपूर्ण वातावरण में रहने के लिए आया है, सामाजिक समानता का सरोकार के लिए आया है। किंतु कुछ
विपरीत संस्कृति के लोग समाज में विविधता पैदा करना ही अपना प्रमुख उद्देश्य मानते हैं, जिससे समाज में विकृतियां बढ़ती हैं। ये ऐसे व्यक्ति जिनका बचपन प्रेमपूर्ण ढंग से नहीं गुजरा है, राजतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों को विशेष ध्यान दिया जाता था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार से किसी क्लेश के कारण राग, दोष, मोह, ममत्व आदि से ग्रसित है, उसको सत्ता के शिखर पर न पहुंचने दिया जाए। किंतु लोकतंत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण वह व्यक्ति आसानी से सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है और कलेश उत्पन्न करता है। तो इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुर्भाग्य कहा जाए या राजतांत्रिक व्यवस्था की अच्छाई कहा जाए, यह चिंतन का विषय हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय समय पर अन्य विचारों को आपके समक्ष लाता रहूँगा, जिनके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि जिस बच्चे के माता पिता, गुरु और बंधु बांधव उसको प्रेम नहीं बांटते, वह समाज में किस किस प्रकार के क्लेश उत्पन्न करता है और संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। सबका मंगल, सबका मंगल।